हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री वाला। इसका एक लेक्चर मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, मतलब जो उत्प्रेरक हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर यही हेडिंग डाल लो आप सभी, उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी की बहुत ज्यादा क्वेरीज थी, सर सिलेबस जल्दी खत्म करा दो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट्स। और मैंने बोला था कि तो सर्फेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा, उत्प्रेरण वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कोलाइडल स्टेट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, वहां से बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप यहां पर लिखोगे उत्प्रेरकों को निम्नलिखित, उत्प्रेरकों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो उत्प्रेरक हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे 4 वर्गों में। कौन कौन से? नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 3 स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। और नंबर 4 प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। ये 4 प्रकार है स्टूडेंट, आप सभी को याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्प्रेरकों को कितने वर्गों में बांटा गया तो 4 वर्गों में। और ये पूछता है कि उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। लेकिन उत्प्रेरकों का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट है। कौन कौन से हैं? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। अब मैं इन चारों को आपको बारी बारी से बताऊंगा विद एग्जांपल्स। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। धनात्मक का मतलब बढ़ाना, तो बस बन गई डेफिनेशन। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को, जो किसी क्रिया के वेग को, क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, कोमा धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा यह घटना, तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण, देखो घटना की बात करें, जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं स्टूडेंट धनात्मक उत्प्रेरण। तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है ना, उत्प्रेरण। ये क्या है? उत्प्रेरक, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। उत्प्रेरण कहलाती है, कहलाती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोरेट के जो अपघटन की क्रिया है वो MnO2 की उपस्थिति में तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस क्रिया में जो MnO2 है वो क्रिया के वेग को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी वजह से इस क्रिया में जो MnO2 है वो क्या है? धनात्मक प्रेरक। तो लिख सकते हो पोटेशियम क्लोरेट के, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की क्रिया, अपघटन की क्रिया MnO2 की उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। आगे लिख लेना, एक लाइन लिखना चाहते हो तो। अतः इस क्रिया में MnO2 एक धनात्मक उत्प्रेरक है। आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हो रहा है 2KClO3। ठीक है, क्या है ये? पोटेशियम क्लोरेट है
और इसका अपघटन स्टूडेंट किस में होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2KCl और 3O2 आपस में क्रिया करके 2KClO3 बना सकते हैं। और जो पोटेशियम क्लोरेट है इसका अपघटन किस किस में होगा, तो यहां पर लिख लेना आप MnO2, और क्रिया के लिए जो टेम्परेचर जी स्टूडेंट वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब ये किस में टूटेगा, 2KCl प्लस 3O2। यहां पर आप समझने का प्रयास करना, ये क्या हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट। तो यहां पर जो MnO2 है ये क्या कर रहा है, क्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो हम यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये हमारा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, धनात्मक उत्प्रेरक होगा, क्योंकि इसने इस क्रिया के वेग को बढ़ा दिया है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे पदार्थ, MnO2 क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ऐसे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो पोटेशियम क्लोरेट जो है ये टूट रहा था KCl और 3O2 में, अपघटन हो रहा था इसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने MnO2 इसमें मिला दिया तो इस क्रिया के वेग में वृद्धि हो गई, अर्थात KCl और जो O2 है, KClO3 इसमें और ज्यादा टूटने लगा और तेजी से टूटने लगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस क्रिया में जो MnO2 है इसने इस क्रिया के वेग को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से KCl और 3O2 जो है इनका अपघटन, या फिर कह सकते हो पोटेशियम क्लोरेट का जो अपघटन है वो तीव्र हो गया। तो मैंने यही बोला था कि ऐसे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो घटना हुई, इसको बोला जाता है धनात्मक उत्प्रेरण। क्या कहा जाता है, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोरेट की जो अपघटन की क्रिया है ये MnO2 की उपस्थिति में तीव्र हो जाती है। अतः इस क्रिया में जो MnO2 है हमारा एक धनात्मक उत्प्रेरक है, क्या है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। क्लियर सभी को। अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, बात आती है कि डेफिनेशन, देखो आपने अगर ऊपर वाली डेफिनेशन तैयार कर ली ना तो इस वाली में कुछ भी तैयार नहीं करना नया, बस थोड़ा सा अंतर करोगे। क्या करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पहले लिख लो, ऐसे पदार्थ जो किसी क्रिया के वेग को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, कोमा ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक है ना, कहलाती है। अब आप कहोगे सर आपने बोला था सेम डेफिनेशन है, बट इसमें तो अंतर है यार, दो चीजें डिफरेंट तो होंगी। अंतर क्या किया हमने, जो किसी क्रिया के वेग को हमने बोला था यहां पर बढ़ा देते हैं, यहां पर हमने क्या बोला, घटा देते हैं। घटाने का मतलब क्या होता है, कम करना, घटा देते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो आप एक तैयार करोगे दूसरी अपने आप तैयार हो जाएगी। इंटर में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा माइंड तो होगा, यहां बढ़ाना करना है, यहां घटाना करना है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, कम करना। एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो अपघटन की क्रिया है ना वो H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में मंद हो जाती है। तो H3PO4 इस क्रिया में किसका काम कर रहा है, क्रिया के वेग को घटाने का। तो इस क्रिया में जो H3PO4 है हमारा एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, 2H2O2 is given you 2H2O plus O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका अपघटन हो रहा है जल और ऑक्सीजन में। लेकिन जैसे ही हमने इसमें H3PO4 मिला दिया तो ये क्या करेगा, इस क्रिया के वेग को कम कर देगा, क्रिया के वेग को घटा देगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो ऋणात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि इस क्रिया के वेग को इसने घटा दिया। तो हमारा ये क्या है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन किस में हो रहा था, जल और ऑक्सीजन में। लेकिन जैसे ही हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिला दिया तो इस क्रिया का जो वेग था वो पहले से कम हो जाएगा या पहले से घट जाएगा। अतः इस क्रिया में जो H3PO4 है हमारा एक नेगेटिव कैटालिस्ट है या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी जो दो डेफिनेशन हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस करते हैं अगली हेडिंग सेल्फ कैटालिस्ट, उसके बाद इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहां तक तो शायद ही किसी को दिक्कत होगी। दिक्कत तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी क्वेरी है या किसी में भी चीज में आपको सस्पेंस लग रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कहीं कहीं आपको ये रिएक्शन है ना स्टूडेंट ऐसी दिखाई दे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, दोनों तरीके से हो जाती है। ये इसमें अपघटित हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर इसको बना लेते हैं, तो ये रिएक्शन दोनों तरफ से पॉसिबल है। अगर ऐसे लिखी हो तो भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, फिर आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट डालो, स्व उत्प्रेरक सेल्फ कैटालिस्ट। देखो आप सीधी डेफिनेशन उसके नाम से भी बना सकते हो, स्व उत्प्रेरक। तो मैंने इसमें बोलूंगा जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक या फिर सेल्फ कैटालिस्ट, क्योंकि इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वही किसका काम कर रहा है, एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। तो यहां पर आपको यार रटना नहीं है, केवल समझना है। आप आसानी से सारी डेफिनेशंस बना सकते हो। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो यहां पर स्व उत्प्रेरक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सेल्फ कैटालिस्ट। क्या कहेंगे, सेल्फ कैटालिस्ट। डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद, जब किसी क्रिया में बना आप 2-3 बार अगर खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। तो इसमें यार रटना कहाँ है, आपको केवल समझना है, स्व उत्प्रेरण कहलाती है। और एक चीज मैं आप सभी से कह दूं स्टूडेंट, तो जो भी हम आपको पढ़ाते हैं एक बार में किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में फीड नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई कंप्यूटर नहीं हो कि आपके अंदर जो टाइप किया छप जाएगा। आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैं यहाँ पर डेफिनेशंस लिखा रहा हूं आप इन्हें खुद भी लिखकर देखा करो, और लिखकर जितनी डेफिनेशंस आप तैयार करोगे आप सभी के लिए वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ये स्मार्ट वर्क का तरीका होता है। तो जो भी डेफिनेशंस आप पढ़ते हो ना, सोचते हो कि यार मुझे तैयार हो गई, कभी नहीं हो सकती। 2-3 बार आप खुद लिख कर देखोगे ना, तब जाकर स्टूडेंट वो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। क्योंकि देखो हर चीज आप एक बार में सोचते हो कि यार तैयार हो जाएगी, नहीं हो पाती है। क्योंकि आपका माइंड जब आप पढ़ने बैठते हो ना, खुद सोचा करो कि आपका माइंड क्या वहां पर स्थिर है, नहीं होगा, वो जगह जगह भटकता रहता है। तो हमारा माइंड एक जगह फोकस ना कर जगह जगह भटका हुआ है, तो यार कैसे कोई चीज याद हो सकती है एक बार में। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया, जल अपघटन की क्रिया। देखो इसका मतलब क्या है, जल अपघटन की क्रिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट समझना, एथिल एसीटेट का सूत्र सभी को पता होगा, CH3COO C2H5, जल अपघटन है तो प्लस HOH, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखो स्टूडेंट समझना, यहां पर बनता है आपका एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल। आप सभी को रिएक्शन तो तैयार होगी केमिकल काइनेटिक्स में मैंने इसको लिखाया था। अब स्टूडेंट समझना, देखो शुरुआत में ये क्रिया एक निश्चित गति से हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें प्रोडक्ट बन जाएंगे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद इस क्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बना है ना एसिटिक अम्ल, इससे प्राप्त H+ आयन, इससे प्राप्त ये जो H+ आयन है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा, CH3COO- और H+ आयन में। तो इस क्रिया में ये जो H+ आयन है ये क्या करते हैं, इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लग जाते हैं, अर्थात इस क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बना था वही एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है।
ये क्या है, एक उत्प्रेरक ही तो हो गया, क्योंकि इससे प्राप्त H+ आयन इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लग जाते हैं, अर्थात इस क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यही तो बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये जो H+ है स्टूडेंट, तो हमारे किसका काम कर रहा है, स्व उत्प्रेरक का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेल्फ कैटलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा था इससे इसी का तो H+ है, मतलब इसी का तो एक प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये खुद एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लग जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक सेल्फ कैटलिस्ट है, एक स्व उत्प्रेरक है, क्योंकि जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्व उत्प्रेरक। तो रटना पड़ेगा क्या आपको, नहीं ना, तो बस एक दो बार आप डेफिनेशंस को सही तरह देख लो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। तरीका सीखो यार, बस रटोगे कब तक। ये एथिल एसीटेट है, ये जल है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एसिटिक अम्ल, इससे प्राप्त H+ आयन इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लग जाते हैं, इस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बना था वही इस क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है यही किसका काम करेगा, हमारा एक सेल्फ कैटलिस्ट बन जाएगा, एक स्व उत्प्रेरक बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा चौथा, प्रेरित उत्प्रेरक। मिटा दे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट से भी नहीं ले लिया होगा। अब देखो, प्रेरित उत्प्रेरक इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है उसको हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। और भी कई तरीके से डेफिनेशंस बन जाती हैं, ये आपको अलग अलग किताब में अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट डाल लीजिए आप सभी, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। डेफिनेशन क्या है, वही है यार जो मैंने अभी बोला था। जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है, होने के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसी क्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। प्रेरित, अभी एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। देखो, सोडियम सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो वो हो जाता है, तो यहाँ लिखोगे 2Na2SO3, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है 2Na2SO4 में। मतलब सोडियम सल्फाइड वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो गया। तो ये क्या हमारा सोडियम सल्फाइट है, नाम लिख लीजिए क्योंकि आप सभी को याद हो जाएंगे, सोडियम सल्फाइट। और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। अगर हम एक और मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं, 2Na3AsO3 प्लस O2, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में हो जाता है, बट सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। बट अगर हम सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड में मिला दें, फिर उसके बाद वायु के ऑक्सीजन प्रवाहित करें, तो हम देखते हैं कि इसका भी ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में हो जाता है। अतः इस क्रिया में सोडियम सल्फाइड की जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये किसका काम कर रही है, प्रेरित उत्प्रेरक का, क्योंकि पहले ये रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो मैं अगर इस कॉम्बिनेट करके इस रिएक्शन को लिखूं, तो Na2SO3 प्लस Na3AsO3 प्लस, अब इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करनी है मैं, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस Na3AsO4। तो ये है आपका सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट।
आपने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि सोडियम सल्फाइड का तो ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में हो रहा था, बट सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में नहीं होता। बट जब हमने सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइड मिला दिया, उसके बाद वायु की ऑक्सीजन प्रवाहित की, तो हमने देखा कि सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो इस क्रिया में ये जो क्रिया है ना सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण क्रिया, ये हमारी प्रेरित उत्प्रेरक का काम कर रही है। ये क्रिया इस क्रिया को होने के लिए प्रेरित कर रही है, और जब इसने इसके लिए प्रेरित किया तो ये क्रिया भी होने लगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये एक प्रेरित उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है, होने के लिए इंड्यूस्ड कर रही है, तो उसको हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। और ये जो घटना, ये जो प्रोसेस है, इसको स्टूडेंट हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। बस एक दो बार खुद लिख कर देखना तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। अब डाल लो अगली हेडिंग, उत्प्रेरक की विशेषताएं। ठीक है, जो हमारे कैटालिस्ट होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपकी तरह आपके दोस्त भी हमारी वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और कोर्स अच्छे से चल रहा है। जिनको लग रहा नहीं हो पाएगा तो भाई आप किसी अदर चैनल से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम भगवान तो है नहीं, और इंसान है यार, इंसान की तरह वर्क कर सकते हैं। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा था आपको, फिर भी हमने कुछ वीडियोज़ देने की कोशिश की। अब आप देखते हो कि केवल सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स देखा करो कितने कराते हैं हम लोग, और भी चीज़ें तो देखा करो। प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है आपका यार, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सीरीज भी चल रही है। आप बस वो उन चैनलों से पसंद रहते हो जो आपको 2-4 हेडिंग करा दें, चैप्टर खत्म करा दें। ठीक है, उत्प्रेरकों की विशेषताएं। तो देखो 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर आप समझ लीजिए, 3-4 पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला पॉइंट है, देखो उत्प्रेरक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन जैसे ही क्रिया खत्म हो जाएगी तो जो उत्प्रेरक है उसके द्रव्यमान, रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो उत्प्रेरक क्रिया में भाग लेता है, उत्प्रेरक क्रिया में भाग लेता है, किंतु क्रिया के पश्चात इसके द्रव्यमान रासायनिक गुण या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रटना नहीं यार, आपको समझना है। तो अब उत्प्रेरक हमने किसी क्रिया के लिए ले रखा है, जैसे हमारी क्रिया समाप्त हो जाएगी तो क्रिया के पश्चात जो उत्प्रेरक हमने लिया था उसके द्रव्यमान में या फिर उसके रासायनिक गुण में या फिर उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हो सकता है उसकी थोड़ी सी फिजिकल स्टेट परिवर्तित हो जाए। हमने शुरुआत में थोड़ा मोटा मोटा ले रखा था उत्प्रेरक, बाद में हो सकता है वो चूड़ावस्था में मिले, ये पॉसिबल है। बट इसका जो रासायनिक गुण होगा या रासायनिक संगठन होगा या द्रव्यमान होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, देखो उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा अभिकारक की बहुत अधिक मात्रा को उत्प्रेरित करने में सक्षम होती है, वो उसको उत्प्रेरित कर सकती है। तो आप यहीं पर लिखोगे उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिकारक की बहुत अधिक मात्रा को उत्प्रेरित करने में सक्षम होती है। अब अभिकारक हमने बहुत ज्यादा ले रखा है, लेकिन अब उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही उस अभिकारक को उत्प्रेरित करने में सक्षम है, उत्प्रेरित कर सकती है, करने में सक्षम होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उत्प्रेरक की। हमने उत्प्रेरक तो बहुत ज्यादा कम ले रखा है, लेकिन उत्प्रेरक हमने बहुत ज्यादा मात्रा में ले रखा है, तो ये कम मात्रा ही उस अभिकारक की बहुत अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। ऐसा नहीं कि अभिकारक के बराबर ही हमें उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है।
उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा अभिकारक की बहुत अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट क्रिया के लिए, चलो मैं लिख दे रहा हूं, उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट क्रिया को ही, किसी एक विशिष्ट क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। अब देखो बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे आपने। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, 2N2 + 3H2। तो यहां पर आप उत्प्रेरक क्या देखते हो, यहां पर आप उत्प्रेरक देखते हो Fe। तो क्या मैं Fe की जगह कोई और उत्प्रेरक यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जो उत्प्रेरक है वो किसी एक विशिष्ट क्रिया के लिए ही बना हुआ है, वो उसी क्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, किसी दूसरी क्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो यही मैंने लिखा है कि उत्प्रेरक जो है वो किसी एक विशिष्ट क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम Fe को ही सभी क्रियाओं के लिए यूज कर लें, जितनी भी क्रिया होती हैं सभी में हम Fe यूज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो जो उत्प्रेरक है किसी एक विशिष्ट क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। अगर कोई दूसरी रिएक्शन है तो उसके लिए कोई दूसरा उत्प्रेरक होगा, तीसरी रिएक्शन है तो उसके लिए कोई तीसरा उत्प्रेरक होगा। ऐसा नहीं है कि हम तीनों रिएक्शंस में एक ही उत्प्रेरक यूज करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो उत्प्रेरक हैं किसी एक विशिष्ट क्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चौथा पॉइंट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो सूक्ष्म वितरित अवस्था में जो उत्प्रेरक है वो अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो Fe हमारे पास, तो हम इसका एक बड़ा टुकड़ा ना लेकर अगर हम इसको चूड़ अवस्था में लें, मतलब इसके बहुत ज्यादा टुकड़े बना लें, तो जो उत्प्रेरक है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैं आप यहां पर यही लिखने वाला हूं, सूक्ष्म वितरित अवस्था में, सूक्ष्म वितरित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक इफेक्टिव होता है, या प्रभावशाली लिख सकते हो, अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष भी होते हैं, उन पॉइंट्स को भी समझ लो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैं आपको जनरली बता दे रहा हूं। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर्स बोलते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। तो देखो स्टूडेंट उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक है वो तो एक निश्चित दर से काम कर रहा था, लेकिन अगर हम उसकी क्रियाशीलता को और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे पदार्थ, कुछ पदार्थ लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे आपने देखा होगा हेबर विधि मैंने आप सभी को पढ़ाया था, उसमें Fe/MO होता है। तो मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पर? मोलिब्डेनम एक उत्प्रेरक वर्धक है। ये क्या काम करेगा? इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं उनको हम कैटलिस्ट प्रमोटर या फिर उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको दिखा सकते हो। उत्प्रेरक विष की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम MO की जगह CO को यूज करें तो यहां पर जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। ये जो उत्प्रेरक हमने Fe ले रखा था उसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है या फिर घटा देता है। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और विष छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, आप इनको भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये भी यार कभी कभी छोटी हेडिंग्स में पूछ लिया जाता है। अगली वीडियो में आपको उत्प्रेरण वाला जो पोर्शन है उसको खत्म कराने का प्रयास करूंगा। अधिशोषण, अवशोषण, कुछ हेडिंग्स हैं छोटी छोटी जो पूछ ली जाती हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका उत्प्रेरकों की विशेषताएं, इनको तैयार कर लेना, पूछी जा सकती हैं। उत्प्रेरक वर्धक और विष, इनको भी तैयार कर लेना। उत्प्रेरकों का वर्गीकरण वो भी मैंने आपको करा दिया, उसको भी प्रिपेयर कर लेना। तो जो मैं आपको पढ़ाया करूं उसे उसी दिन तैयार कर लिया करो बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर कहीं पर भी कोई भी परेशानी आप कमेंट करके बता सकते हो। यार वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।